विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। किस कर दें, जड़ा तो नहीं जाओगे? -0 डिग्री कर दें। तो चलो, जो ऑक्टेट नियम का अपवाद है उसमें थर्ड पॉइंट क्या है? विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। तो विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति में हम लोग क्या देखेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम हो, या बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या विषम इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं? विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है NO, NO2, ClO2, ClO3। तो इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? विषम है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितना आया है? 2। तो ऑक्सीजन 2 आया है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये हो गया नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड O, और ये O, ये हो गया NO2। इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है। कैसे? क्योंकि देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले किसके हैं? ऑक्सीजन के। उधर वाले किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, और एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया गया। कितना होगा? 4। एक ये, तो नाइट्रोजन के पास एक विषम इलेक्ट्रॉनिक बचा है, क्योंकि ये 2 बंद में चले गए, ये भी बंद में, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये O2 में देखोगे तो एक विषम इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह ClO2, ClO3 और NO, इन सभी में भी विषम इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम लोग इनकी बात करें, जैसे NO2 प्लस NO2 से क्या बन जाएगा? N2O4। अब ये कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक विषम इलेक्ट्रॉन। ऐसा 2-2 ले ले तो एक इसके पास विषम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक इसके पास, तो दोनों मिला करके एक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से रहेगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये भी तो ऐसा कर सकता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो यहाँ पर जो N2O4 बना है ये इस तरीके से बन जाएगा। और जो इन दोनों के पास एक एक विषम इलेक्ट्रॉन थे वो ये है। ठीक है? तो इस तरह से ये लोग अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? डाइमर बना लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी डाइमर बना ले। जैसे NO जो है, NO, ये डाइमर नहीं बनाता कभी, डाइमर नहीं बनाता है।
या द्विलक हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि NO का डाइमर क्या बनेगा N2O2, और N2O2 होता ही नहीं है, लेकिन NO2 का डाइमर N2O4 जो कि होता है। तो जितनी भी विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां या ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, ये सब कैसी होती हैं, अनुचुंबकीय होती हैं। कैसी होंगी, अनुचुंबकीय। क्यों, क्योंकि सभी के पास क्या क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सभी क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। उसके साथ साथ इन सभी का खुद का कलर होगा या रंग होगा, और NO2 का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर। कैसा होता है, ब्राउन कलर या भूरा रंग। जो विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति होंगी वो कैसी होंगी, अनुचुंबकीय होंगी, और उनके साथ साथ उनका खुद का कलर होगा। तो अगर कोई कलर शो करता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और अनुचुंबकीय भी है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो जितनी भी विषम प्रजातियां इलेक्ट्रॉनिक होती हैं या ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, वो सब कैसी होंगी, अनुचुंबकीय होंगी और कलरफुल या रंगीन होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि उनके पास विषम इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, और कैसे होंगे, रंगीन होते हैं। समझे। और उसके साथ साथ इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इन लोगों की क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है, तो ये लोग अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होंगे, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये है विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। तो अष्टक नियम का ये क्या था, अपवाद, नियम की कमियां। नंबर पहला लिखना, यह अणुओं में, यह अणुओं में बंध सामर्थ्य को नहीं समझा पाया। यह अणुओं में बंध सामर्थ्य को नहीं समझा पाया। यह अणुओं में बंध सामर्थ्य को नहीं समझा पाया। सेकेंड पॉइंट लिखना, यह अणु की ज्यामिति को नहीं समझा पाया। यह अणुओं के ज्यामिति को नहीं समझा पाया। लिख चुके, बस ये इतना ही है। अगला हेडिंग लिखना, सहसंयोजक बंध के निर्माण की आधुनिक अवधारणा। सहसंयोजक बंध के निर्माण की आधुनिक अवधारणा। यह क्वांटम फिजिक्स
पर आधारित है। तो देखना, जो ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम के अपवाद थे, पहला अपवाद क्या था कि यह बंध सामर्थ्य को नहीं समझा सकता। दूसरा, ये अणु की ज्यामिति को भी नहीं समझा सकता। तो कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों को समझा दे। तो अष्टक नियम को हटा करके फिर आता क्या है, सहसंयोजक बंध निर्माण की आधुनिक अवधारणा, जिसमें दो नियम आते हैं। नंबर पहला आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। और दूसरा आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखना, जो ऑक्टेट रूल की कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए दो रूल आए थे। पहला क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा क्या आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो देखना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं VBT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MOT। तो जो दो कमियां थी, पहला क्या था कि अणु के बंध सामर्थ्य को समझा दो, और दूसरा क्या था कि उसकी ज्यामिति को बता दो। तो पहला जो काम आया था वो VBT। इसने क्या किया, इसने दो कॉन्सेप्ट दिए। पहला दिया था ओवरलैपिंग का, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। और दूसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो जो VBT थ्योरी थी, उसने दो चीजें दिया, पहला ओवरलैपिंग, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। जो ओवरलैपिंग था, उससे उसने क्या किया, बंध सामर्थ्य को समझाया। किसको समझाया, बंध सामर्थ्य को। और हाइब्रिडाइजेशन से ज्यामिति को समझाया, हाइब्रिडाइजेशन से ज्यामिति। तो इसने जो दो कमियां थी ऑक्टेट रूल की, अष्टक नियम की पहली कमी क्या थी कि वो बंध सामर्थ्य को नहीं समझा पाया था, दूसरा अणु की ज्यामिति को नहीं बता पाया था। इन दोनों को कमी को दूर कौन कर दिया था, VBT। उसने दो कॉन्सेप्ट दिया, अतिव्यापन, अतिव्यापन से बताया कि अणु में बंध सामर्थ्य कैसे होगा। दूसरा बताया हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, और इससे उसने ज्यामिति बता दिया। यानी कि जो अष्टक नियम की कमियां थी, पहली कमी क्या कि बंध सामर्थ्य को नहीं समझा पाया, दूसरी कमी अणु की ज्यामिति नहीं बता पाया। दोनों कमी को VBT ने दूर कर दिया। पहला क्या, अतिव्यापन, और दूसरा संकरण। अतिव्यापन से उसने क्या समझाया, बंध का सामर्थ्य, और संकरण से क्या समझाया, ज्यामिति। तो इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझे। इसको 2 नंबर डाल देगा। जब भिन्न आकार व समान ऊर्जा के कक्षक सम्मिलित होकर समान ऊर्जा व समान आकार के कक्षक बनाते हैं, तो इन नए कक्षकों को तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं।
लिख लिए। एक लाइन छोड़ के लिखना, संकरण में केवल सिग्मा बंध बनता है। संकरण में केवल, संकरण में केवल सिग्मा बंध बनता है। संकरण में केवल सिग्मा बंध बनता है। लिख चुके। तो देखना, अगर हम लोग संकरण की बात कर रहे हैं तो संकरण क्या बोलता है कि जब समान ऊर्जा और अलग अलग आकार के कक्षक क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे तो नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो हमेशा इसमें सिग्मा बंध ही बनता है। जब 2 सिग्मा बनेगा तो संकरण होगा sp, 3 बनेगा तो sp2, 4 सिग्मा तो sp3, 5 सिग्मा तो sp3d, 6 सिग्मा तो sp3d2 और 7 सिग्मा तो sp3d3। तो ये संकरण बनेंगे। कौन कौन? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो अगर 2 सिग्मा है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। यही हमारे पास संकरण बनेंगे। तो अगर हम लोग इसी में आगे बात करें, संकरण ज्ञात करना, संकरण ज्ञात करना। तो संकरण किसी का ज्ञात करना 2 तरीका है। नंबर पहला है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि बंधित युग्म प्लस एकांकी युग्म। लोन पेयर को शॉर्ट में हम लोग एलपी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका है संकरण ज्ञात करने का, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। उससे क्या आ जाएगा हमारा संकरण। कैसे? जैसे एग्जांपल देखना जैसे हमने ले लिया NH3, ठीक है, तो इसका हमें संकरण ज्ञात करना है। तो बंधित युग्म या बॉन्ड पेयर, इसमें कितने बंध बने हैं? 3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना होता है? 1। तो इसके पास, तो वो तुम्हें पेपर में कभी नहीं बताएगा कितना लोन पेयर होता है, वो तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है और 3 बंध। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पर टोटल कितना आया हमारा? 4। तो 4 आया, तो इसका मतलब संकरण क्या हो जाएगा? sp3। 4 sp3। उसी तरह अगर हमसे पूछ ले H2O, तो H2O में देखोगे तो यहाँ पर बंध कितने हैं? 2। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? तो क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितना? 2। तो अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे? 2 लोन पेयर आएगा कितना? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या हो जाएगा? sp3। तो इस तरह से हम लोग बंधित युग्म प्लस एकांकी युग्म को करके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से क्या निकालेंगे? संकरण। दूसरा जो तरीका होता है संकरण ज्ञात करने का, वो ये है संकरण बराबर वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम। साइड एटम को हिंदी में क्या बोलते हो? किनारे वाला परमाणु, शॉर्ट में लिख देते हैं
साइड एटम प्लस माइनस सी डिवाइड टू। हम लोग हमेशा या ज़्यादातर इस इनऑर्गेनिक में इसी को यूज करेंगे। ये ऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो संकरण ज्ञात करने के लिए ये दो सूत्र होते हैं, इन दोनों सूत्र से हम लोग संकरण ज्ञात करेंगे। समझे? और छाप लो। साइड एटम तो लिखा ही है। सी मतलब चार्ज, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। अब देखोगे तो हमने यहाँ पर बोला है साइड एटम। तो साइड एटम हमेशा कैसा लेना है? साइड एटम हमेशा सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्डेड। तो वही हम बात करेंगे, जैसे हेलोजन हो सकता है कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके साथ साथ आर सी एन हो सकता है, ओ एच हो सकता है, क्योंकि इन सभी में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। या एन सी हो सकता है, लेकिन कभी भी इस तरह का कंपाउंड या ऐसा नहीं लेंगे हम लोग। हमेशा सिंगल बंद सभी में होना चाहिए। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 का। ठीक, इसका संकरण अभी हम लोग देखे थे, क्या आया था? sp3। तो sp3 आना चाहिए। तो देखना बहुत ही आसान है संकरण याद करने के लिए। क्या करेंगे? सबसे पहले नाइट्रोजन जो अकेला है या जो सिंगल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय परमाणु। ठीक है, जो अकेला है सिंगल उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु। जो बगल वाला होगा वो क्या होगा? साइड एटम, यानी जो बॉन्ड बनाएगा वो सब क्या होंगे? साइड एटम। तो हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसका चाहिए? सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु का। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, क्योंकि वर्ग 15 में आता है ना, तो 5 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3। लेकिन ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बंध बनाता है। तो 5 ये और 3 साइड एटम। डिवाइड कितना कर दें? 2 से। आंसर कितना आया? 4। 4 सिग्मा, इसका मतलब sp3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखना। दूसरा हम लोग लिए थे H2O। तो इसका निकालते हैं संकरण। तो हमारे पास पहले क्या चाहिए? केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। और साइड एटम कितना है? 2 डिवाइड 2। तो 8 डिवाइड 2 कितना आएगा? 4। संकरण अभी भी sp3। तीसरा एग्जाम्पल देखना। अब थोड़ा सा ये दोनों सेम सेम हो गए, अब कुछ चेंज करके देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या? PO4-3। ठीक है, इसका संकरण हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो सिंगल है वो क्या हो गया? केंद्रीय परमाणु। उसी का हमें क्या चाहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस साइड एटम कितने हैं? 4। लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा होता है? द्विबंध या डबल बॉन्डेड। तो हमें क्या चाहिए? केवल सिंगल बॉन्ड, तो नहीं लेंगे। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो साइड एटम क्या हो गया? 0 प्लस चार्ज, यहाँ पे आवेश कितना है इस पर? -3। तो तुम लोग देखे थे फार्मूले में हम प्लस माइनस लिखे थे, यानी कि जब आवेश माइनस में रहेगा तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और जब चार्ज प्लस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे। मतलब उल्टा करना है, जो चार्ज रहेगा उसका उल्टा यहाँ पे। तो कितने चार्ज दिए हैं? 3 डिवाइड 2। तो 5 3 8 डिवाइड 2 कितना जाएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगला देखना। एक प्लस वाला ले लेते हैं।
NH4+1। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग निकालते हैं। तो पहले केंद्रीय परमाणु को पकड़े, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। साइड एटम कितने हैं? 4। आवेश क्या है? +1, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? -1 डिवाइड 2। 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 में से घटा देंगे कितना? 8। 8 का आधा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये हो गया प्लस माइनस का। अगला, अब सोच रहे हो सभी में sp3 आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले रहे हैं CH, नहीं CH4 तो सेम आ जाएगा, हम लोग ले लेते हैं SO2 को। ठीक है, अब इसका संकलन निकालना चाहते हैं, तो पहले किसको पकड़ेंगे? केंद्रीय परमाणु को। तो केंद्रीय परमाणु यानी सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6। साइड एटम ऑक्सीजन है, कुछ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, यानी कि कोई भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको नहीं लेना है। तो +0 डिवाइड 2, कितना आ गया? 3। संकरण क्या होगा? sp2। ठीक है, अब क्या होगा? sp2। कैसे पता चला? एक यस है, 2 पी, कितना आ गया? 3। भाई एक यस 2 पी तो 3 ही आएगा, एक यस 3 पी तो क्या आएगा? 4। तो उसी तरह देखना अगला CO2। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको पकड़ के लाएंगे? केंद्रीय परमाणु को या सेंट्रल एटम को। तो केंद्रीय कौन होगा? कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो कुछ नहीं लेना है, डिवाइड 2, तो आएगा कितना? 2। एक यस और एक पी, एक एक कितना हो गया? 2। इसका संकरण क्या हो गया? sp। अगला और देखना है, तो देखना हम ले रहे हैं CO3-2। ठीक है, अब इसका हमें संकलन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले किसको पकड़ के लाना है? केंद्रीय परमाणु। कार्बन है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन का 0, लेकिन आवेश कितना है? -2। तो हम लोग क्या करेंगे? +2 डिवाइड 2। 4 2 6, 6 का आधा 3, तो 3 है तो एक यस और 2 पी, sp2। ये तो हो गया मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन। हम लोग बिना ये लिखे कर सकते हैं, मुंह जवानी, 5 सेकेंड लगेगा। कोई भी फार्मूला बोले, कोई सूत्र बोले, डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादातर कोशिश करो कि मुँह जवानी बने, यानी कि इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमने तुम्हें पहले ही बताया था वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखना है। फर्स्ट वर्ग के कितने होते हैं? 1, सेकेंड का 2। उसके बाद हमें मेनली किसका जरूरत पड़ता है? 13 से 18 तक का। तो 13 वाले में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 वाले में 8 होते हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं होती है। चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखना, हमने ले लिया XeO4। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो गया? जिनॉन। तो जिनॉन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 0 डिवाइड 2, संकरण कितना आ गया? 4, यानी sp3। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, XeO4F2। ठीक है, अब इसमें 3 3 आ गए, तो हमारा सेंट्रल एटम कौन है? जिनॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्सीजन को लेंगे नहीं, फ्लोरीन का कितना होता है? 2, क्योंकि 2 फ्लोरीन जुड़ा है ना, तो 8 2 10 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा? 5। तो संकरण क्या हो गया? sp3d। ठीक है, तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो उसका वर्ग संख्या होता है, उसका लास्ट डिजिट वही क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए लागू है? 13 से लेकर 18 वालों के लिए। और वर्ग संख्या 1 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, और 2 में 2। बाकी 13 से लेकर 18 तक में जो लास्ट संख्या होती है वही होता है। अगर 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7 और 18 है तो 8। ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। कर लोगे? बोलो, लिख लो। BCl3, तीसरा CCl4, CH4, चौथा
बी PCl3, पांचवा PCl5, छठवा SF4, सातवा SF6, आठवा CF3, ClF3, नौवा IF5। अगला IF7, अगला XeF2, अगला XeF4, अगला F5, अगला ClO4-1, अगला SO3, अगला OF2, अगला XeO2F2, अगला ICl2, अगला NH2, अगला ClO3-, अगला SO4-2, अगला XeOF2, अगला I3-, अगला N3, अगला अगला BCl3, NO2+1, NO2-1, अगला NO3-, अगला C2H4। चलो इतना चेक कर लेते हैं। C2H2, चलो इतना बना करके चेक कर लेते हैं क्या क्या है। BeCl2, इसका संकरण Be का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, Cl2 कितने हैं 2, डिवाइड 2 आएगा कितना 2 sp। अगला BeCl3, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना 3, क्लोरीन भी कितना 3, डिवाइड 2 आएगा कितना 3 sp2। कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना 4, हाइड्रोजन भी कितने 4, डिवाइड 2 आएगा कितना 4 sp3। PCl फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन 3, डिवाइड 2 आएगा 4 sp3। फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन भी 5, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 5 sp3d। सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन कितने हैं 4, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 5 sp3d।
फिर है सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन भी 6, डिवाइड 2 आएगा कितना 6, sp3d2। अगला क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन कितने हैं 3, डिवाइड 2 आएगा कितना 5, sp3d। अगला आयोडीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन कितने हैं 5, डिवाइड 2 आएगा कितना 6, sp3d2। इसमें चेक करते हैं IF7 में फ्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन भी 7, डिवाइड 2 आएगा कितना 7, sp3d3। इसमें जिनॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन कितने 2, आ कितना गया 5, sp3d। इसकी बात करें तो जिनान का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 4, डिवाइड 2 आएगा कितना 6, sp3d2। इसमें जिनॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन कितने हैं 5, यहाँ पे -1 है तो हम लोग क्या करेंगे +1, डिवाइड 2, ये कितना आ जाएगा 8 5 13 1 14 यानी 7, sp3d3। क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, हम केवल चार्ज लेंगे। -1 है तो क्या करेंगे प्लस का 1, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 4, sp3। अगला SO3 सल्फर, सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना 6, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो आएगा कितना 3, sp2। ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन कितने हैं 2, डिवाइड 2 बराबर 4, sp3। इसमें जिनॉन का 8, ऑक्सीजन का 0, फ्लोरीन का 2, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा sp3d। यहाँ पे आयोडीन का 7, क्लोरीन कितना है 2, आवेश कितना है -1, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 7 3 10 यानी 5, sp3d। अगला नाइट्रोजन में कितना होता है 5, हाइड्रोजन कितने हैं 2, आवेश -1 है तो प्लस का 1, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 4, sp3। क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, -1 है तो +1, डिवाइड 2 तो कितना आ जाएगा 4, sp3। इसका सल्फर, तो सल्फर का कितना 6, माइनस का 2 तो उसको +2 कर देंगे 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, sp3। जिनॉन का कितना है 8, ऑक्सीजन का 0, फ्लोरीन का 2, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 5, sp3d। यहाँ पर आयोडीन का कितना 7, आवेश कितना ±1, डिवाइड 2। अब देखना यहाँ पर जो तुम लोग गलती किए हो वो, ये एक्चुअल में ऐसे होता है I.I2 माइनस का 1, ठीक है? तो एक्चुअल में है क्या I3 माइनस, हमने क्या लिख दिया I.I2 का -1। अब देखोगे तो यहाँ पर आयोडीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 प्लस, आयोडीन कितने हैं 2 क्योंकि सिंगल बॉन्डेड हैं, और आवेश कितना है -1 तो हम लिख देंगे +1, डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 5, sp3d। नाइट्रोजन में भी सेम कहानी, ये कैसे होता है इस तरह से n डॉट n2 का -1, ठीक है? लेकिन अब इसका करोगे तो ये कितना 5 और ये 6, डिवाइड 2 3 क्या आएगा sp2। लेकिन ये sp2 नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये इस तरह से होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण कैसा होता है sp, ट्रिपल बॉन्ड में संकरण sp। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का 4, क्लोरीन का भी 4, डिवाइड 2 आ कितना जाएगा 4, sp3। BCl3, अब BCl, B का कितना 3, क्लोरीन कितना 3, डिवाइड 2 आ गया कितना 3, sp2। NO2 नाइट्रोजन का कितना 5 और +1 है तो क्या कर देंगे -1, डिवाइड 2 तो 4 का
2 क्या आ जाएगा Sp। NO2 -1 5 -1 है तो +1 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 3 Sp2। NO3 नाइट्रोजन का 5 -1 है तो +1 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 3, ये भी Sp2। अब C2H2 इसको ऐसे नहीं निकालोगे, ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड में संकरण क्या होता है Sp। हाँ C2H4 C2H6 H BF4 माइनस का 1। अगला अगला OCl2 Br3 माइनस 1 ICl4 माइनस अगला PF6 माइनस 1 AlF6 माइनस 2 अगला BCl4 PCl4 हाँ LF NF3 अगला अगला Cl2O H HCO3 माइनस का 1 अगला SiO2 अगला C3O2 ClO क्या है N3H अगला NO2 अगला अगला NO4 BH4 IF4 अगला ASO3 अगला F4 अगला अगला C2 CH2 Cl2 अगला अगला
और क्या है? कहाँ 67 है? नंबर गलत है। मेरा मोबाइल नंबर वही है जो पहले था। 50 अच्छा 56 सीधे आ गया है। हाँ अगला बोलो। 66 ही है। एच एस बस। चलो इनको भी देख लेते हैं। C2H2 इसको अपने तरीके से नहीं निकालोगे, इसका संरचना बनाओगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखोगे कार्बन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। दोनों के बीच में बंध कितना है? 2। तो डबल बॉन्ड जब भी होता है संकरण sp2 होता है। ट्रिपल बॉन्ड जब भी हो संकरण sp। C2H6 इसका संरचना इस तरह होगा CH3 CH3। और जब सभी बंध सिंगल हो तो संकरण sp3। आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक में ये सब। H3O पॉजिटिव, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। कितना होगा? 6 प्लस 3, लेकिन प्लस का चार्ज 1 है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितना? 2। तो 6 3 9 माइनस 1 8 यानी 4। संकरण sp3। बोरॉन का वैलेंसी सेल कितना हो जाएगा? 3। फ्लोरीन कितना? 4। -1 है तो +1 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा? 4 3 7 1 8 sp3। CH3 कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 3, -1 है तो प्लस का 1 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा? 4। संकरण sp3। OCl2 ऑक्सीजन का 4, क्लोरीन का ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 2 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा? 4 sp3। ब्रोमीन Br3-1 ये सेम वही कहानी है। ये अभी पढ़े थे I3- वाली। ये तो सेम I3 के जैसा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेम एज I3-। ICl4-1 आयोडीन में 7, क्लोरीन 4 प्लस का 1 तो 7 5 कितना होता है? 12 डिवाइड 2 तो आ जाएगा 6 sp3d2। PF6 फास्फोरस का कितना होगा? 5, फ्लोरीन 6 प्लस 1 डिवाइड 2 तो 6 6 12 डिवाइड 2 तो आएगा 6 sp3d2। अगला एल्यूमिनियम में कितने हैं? 3, फ्लोरीन कितने हैं? 6 प्लस 2 डिवाइड 2। LF6 -2 है कि -3 है? तो 6 3 9 2 11, 3 और 6 9 2 11। 11 का आधा कितना आएगा? 5.5 यही आएगा। अब 5.5 आ गया, अब इसको क्या करें? तो सुनो, जब कभी भी हमारा डिवीजन करने पर पॉइंट में आ जाए वैल्यू दशमलव में, तो यहाँ पर देखना जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उसका EN इससे ज्यादा है या कम। अगर EN ज्यादा रहेगा तो वैल्यू ज्यादा ले लेंगे, यानी 5.5 से ज्यादा 6। अगर इसका EN कम रहता तो फिर उससे कम लेते यानी 5। ठीक है, तो अभी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का EN सबसे ज्यादा तो वैल्यू हम लोग ज्यादा लेंगे। अगर EN कम वाला रहेगा तो वैल्यू भी कम लेंगे। तो सीधा सा लॉजिक है कि अगर ज्यादा EN है तो ज्यादा लेंगे, कम EN है तो कम लेंगे। तो ज्यादा EN है तो इसको क्या मान लेंगे? ऑलमोस्ट 6। तो ये क्या हो जाएगा? sp3p2।
अगला PCl, फास्फोरस कितना 5, क्लोरीन कितना 4, माइनस का 1 डिवाइड 2, कितना आ जाएगा 5 4 9, यानी 8 sp3। नाइट्रोजन का कितना 5, फ्लोरीन का कितना 3 डिवाइड 2 sp3। हरा वाला दिख तो रहा है ना। अगला SO3-2, सल्फर कितना 6, आवेश कितना -2 डिवाइड 2, कितना जाएगा 4 sp3। ClO2, ऑक्सीजन कितना 6, क्लोरीन कितना 2 डिवाइड 2, आएगा कितना sp3, क्योंकि 4 आएगा। HCO3-, तो कार्बन क्या हो गया सेंट्रल, 4 हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 0, लेकिन आवेश कितना है -1, तो क्या करेंगे +1 डिवाइड 2, तो 4 2 6, 6 का आधा 3 sp2। अगला देखना SiO2, इसका संकरण sp3 होगा। ये तुम्हारे ट्रिक से नहीं आएगा, इसकी संरचना इस तरह से होती है। देखो ये हो गया सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, फिर इधर सिलिकॉन, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर सिलिकॉन, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर सिलिकॉन। तो इस तरह से इसका क्या बनते जाता है नेटवर्क। समझे, इसमें बंद कितने बन रहे हैं, एक सिलिकॉन 4 बंद बनाएगा, 1 2 3 4, इधर भी एक सिलिकॉन 4 बंद, 1 2 3 4, तो सभी सिलिकॉन 4 बंद बना रहे हैं, इसलिए इसका संकरण क्या होता है sp3। ये इसकी संरचना ऐसी होती है, ट्रिक से नहीं निकलेगा। तो हर यौगिक या अणु का संकरण ट्रिक से नहीं निकल सकता, कुछ का संरचना बनाना पड़ेगा, या सीधा कहें याद करना पड़ेगा। समझे, आगे चलो देखते हैं C3O2 कौन है। C3O2 इसको क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर से तुम्हें बनेगा, अपने दिमाग से करोगे नहीं बनेगा। कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन बना देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। संकरण किसी का ही निकाल लो, आएगा क्या sp। संकरण चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, संकरण क्या आएगा sp। O3 ये कौन है, ओजोन, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका संकरण कैसे निकालोगे, sp2 HgCl2, तो इसका कितना आ जाएगा Hg का 2, इसका ClO 7 + 1 डिवाइड 2 sp3। XeF5 का कितना आ जाएगा 8 5 13 डिवाइड 2, तो 13 का आधा कितना होगा 6.5। तो अब देखोगे जिनान का तो En 0 होता है, फ्लोरीन का En ज़्यादा है, तो ज़्यादा ले लेंगे, 6.5 का ज़्यादा क्या होगा 7, तो क्या हो जाएगा एस, यहाँ पे ले लेते हैं 7, और संकर sp3d3। N3H इसको कैसे करोगे, अगला NO2 ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइड 2, 5 का आधा 2.5, बगल में कौन है ऑक्सीजन, तो ऑलमोस्ट कितना ले लेंगे 3, क्यों, क्योंकि बगल वाले का En ज़्यादा है, ये कितना आ जाएगा 3, संकरण sp2। नाइट्रोजन का 5,
हाइड्रोजन कितने हैं 3, आवेश कितना है प्लस का 2, तो यहाँ कर देंगे -2, 8 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6 का आधा 3, sp2। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन को कुछ नहीं लेंगे, -1 है तो +1 डिवाइड 2, तो कितना आ जाएगा NO4 -1 sp2। अगला BH4, बोरान का कितना होता है 3, हाइड्रोजन कितना 4, प्लस का 1 डिवाइड 2, कितना आ जाएगा 4 sp3। आयोडीन का 7, फ्लोरीन 4 प्लस 1, तो 7 4 11 1 12 डिवाइड 6, कितना आ जाएगा sp3 d2, ये 5 और ये d। इसका ASO3, आर्सेनिक किस में आता है नाइट्रोजन परिवार, तो 5 प्लस का 3 डिवाइड 2, कितना आ जाएगा 4 sp3। कार्बन का 4, फ्लोरीन भी 4 डिवाइड 2, कितना आ जाएगा 4 sp3। आयोडीन का 7, क्लोरीन है 2, आवेश -1 डिवाइड 2, तो 7 3 10, यानी कि sp3d। CH2Cl2, इसको कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर सेंट्रल कौन होगा कार्बन, तो कार्बन का कितना 4, साइड एटम हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों है, तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, तो कितना आ जाएगा डिवाइड 2 sp3। CHCl3, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफार्म, पता है कि नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा कार्बन का 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का 3 डिवाइड 2, ये भी कितना आएगा 4 sp3। पीएच, फास्फोरस का 5, हाइड्रोजन 3 डिवाइड 2, कितना आएगा 4 sp3। H2SO4 में सल्फर का 6, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का 0 डिवाइड 2, आएगा कितना 4, संकरण क्या होगा sp3। नाइट्रोजन कितना 5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन का 0 डिवाइड 2, आएगा क्या sp2। और इसका क्या आ जाएगा 6 4 डिवाइड 2, 10 में से 5 sp3d, कर लोगे। हेडिंग लिखना VSEPR, 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 शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं वस्पर सिद्धांत। पूरा नाम क्या होता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कोष, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो ये है VSEPR या वस्पर थ्योरी। इसमें देखो जो VSEPR थ्योरी है वो क्या बताती है, वो बताती है कि अगर हमें किसी अणु की ज्यामिति या संरचना चाहिए तो हम लोग उसकी ज्यामिति या संरचना को ऐसा बनाने की कोशिश करें
कि उसमें रिपल्सन कम हो, उसमें रिपल्सन कम हो और स्थायित्व ज़्यादा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो लोन पेयर होते हैं उनको ज़्यादा दूरी पर रखते हैं। अगर पास पास रखेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो अणु की ज्यामिति बदल जाएगी। तो बीएससी-पीआर बोलता है कि जो रिपल्सन वाले स्पीसीज होते हैं जैसे लोन पेयर, इनको सबसे ज़्यादा दूरी पर, फिर इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, और सबसे पास पास किसको रखेंगे, बॉन्ड पेयर को। तो बीएससी-पीआर ज्यामिति को समझाने की कोशिश करता है। तो इसमें लिख लेना, किसी अणु की ज्यामिति किसी अणु की ज्यामिति उसमें उपस्थित, किसी अणु की ज्यामिति उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण पर निर्भर करती है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकतम दूरी, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकतम दूरी व न्यूनतम प्रतिकर्षण पर उपस्थित होते हैं। अधिकतम दूरी व न्यूनतम प्रतिकर्षण पर उपस्थित होते हैं। अधिकतम दूरी व न्यूनतम प्रतिकर्षण पर उपस्थित होते हैं। लिख लिए? तो देखना इसमें जो उसने बताया उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर टू टाइप्स का होगा। एक तो होता है बॉन्ड पेयर, हिंदी में बोलते हैं बंध युग्म, और दूसरा होता है लोन पेयर, हिंदी में बोलते हैं एकांकी युग्म। तो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म दो टाइप का होगा, एक होगा बॉन्ड पेयर, एक होगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब जो बंध में गए हैं, लोन पेयर मतलब जो बंध नहीं बनाए हैं। तो शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीपी, और इसको क्या बोलेंगे, एलपी। ठीक है। तो ये बोलता है कि इनको मैक्सिमम दूरी पर रखो ताकि प्रतिकर्षण क्या हो सके, कम हो। इनको अधिकतम दूरी पर रखना चाहिए ताकि प्रतिकर्षण कम हो और स्थायित्व अणु का ज्यादा रहे। तो अगर इसमें हम लोग प्रतिकर्षण की बात करें कि किसमें ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि इनके प्रतिकर्षण के क्रम को देखें, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन करता है वो कौन करता है, लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रतिकर्षण का क्रम, तो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण किस में होगा, लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये पहला सीक्वेंस। दूसरा, मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड,
मल्टीपल बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? बहुबंध। और Sb मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब एकल बंध, जिसकी सारी ना हो। अच्छा, तो तुम सिंगल हो अभी, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम डबल हो जाओगे, और ट्रिपल हो गए तो? तो चलो ठीक है, शादी करवा देंगे घर वाले, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसको छाती व बीपी की स्थिति, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लगाना कहाँ है वो हमें जानना जरूरी है। तो हमारे पास बहुत ही आसान ट्रिक है इसको याद करने का। नंबर पहला, अगर संकरण sp है या sp2 है या sp3 है, ठीक है, तो इसमें लोन पेयर कहीं भी लगा दो, लोन पेयर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। sp sp2 sp3 में अगर लोन पेयर है तो जहां मन वहां रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कौन आ गया sp3d, तो इसमें लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पर। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य। भूमध्य। और अगर sp3d2 आ गया तो इसमें कहाँ लगाओगे? एक्जियल पर। एक्जियल हिंदी में बोलते हैं अच्छी है। और अगर sp3d3 आ गया तो इसमें दो कंडीशन है, या लोन पेयर एक होना चाहिए या लोन पेयर दो होना चाहिए। अगर एक है तो फिर से लगा दोगे कहाँ? इक्वेटोरियल पर। और अगर दो है तो लगा दोगे एक्जियल पर। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ये तो बहुत ही आसान है, sp sp2 sp3 कहीं पर भी लगा दो, जहां मन वहां रख दो लोन पेयर। लेकिन sp3d में इक्वेटोरियल पर, sp3d2 में एक्जियल पर, sp3d3 में अगर एक है तो इक्वेटोरियल पर, दो है तो एक्जियल पर। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? EA sp3d इक्वेटोरियल, एक्जियल इक्वेटोरियल एक्जियल, समझे? तो क्या बोलेंगे? EA। अगर sp3d है तो इक्वेटोरियल पर, sp3d2 है तो एक्जियल पर। अगर sp3d3 है, एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पर, दो है तो एक्जियल पर। तो लोन पेयर की स्थिति यही रहेगी। तो देखना, जो हमारा संकरण है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो इधर रहेगा सीरियल नंबर, इधर संकरण, और इधर पर सूत्र, इधर बीपी, इधर एलपी, और इधर 3D ज्यामिति। 3D ज्यामिति। तो अब हम लोग इसमें करेंगे क्या? अब ये चीजें तुम्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन पहले समझेंगे फिर याद करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए भी दो तरीका होता है, या सीधे रट लो, दूसरा क्या? समझो फिर उसके बाद रटो। तो देखना, हमारे पास जो पहला नंबर है उसका संकरण क्या है? sp। सूत्र क्या बनेगा? ab, ठीक है। कोई भी यौगिक लो, सूत्र क्या बनेगा? ab। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? दो, मानते हैं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? दो। sp है, बॉन्ड पेयर कितना आएगा? सॉरी, ab2 रहेगा, ab2। बॉन्ड पेयर कितने? दो। कैसे? लोन पेयर यहाँ पर जीरो, 3D ज्यामिति, ये हो गया a, ठीक है। और इसके दोनों तरफ कौन हो गया? b। देखने से ये कैसा दिख रहा है? एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। तो इसकी संरचना कैसी हो गई?
रेखीय। कैसी हो गई? रेखीय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर। और हमने बताया था सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है? 180 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो थीटा या कोण कितना होगा? 180 डिग्री। बॉन्ड पेयर हमने कितना बोला था? 2। तो एक बॉन्ड पेयर ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये। लोन पेयर 0। इसमें इसके अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें एक बॉन्ड पेयर कर दो, एक लोन पेयर। ठीक है। तो sp संकरण में केवल एक ही कंडीशन होती है, वो AB2 बॉन्ड पेयर 2 रहेगा, लोन पेयर 0। ज्यामिति कैसी होती है? लीनियर या रेखी। बंध कोण कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि एक बंध ये है, एक बंध ये है, दोनों बंध के बीच का कोण 180 डिग्री। अब जो दूसरा कंडीशन है उसको चेक करते हैं। अरे ढक्कन, ये एक बंध है ए और बी, इनके बीच में एक बंध, और ये ए और बी, तो ये भी एक बंध। तो बीपी यानी बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 2 हो गया। लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं है। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? जितने बंध बने हैं वो हो गया बॉन्ड पेयर। लोन पेयर, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचे हैं, तो क्या हो गया? 0। अगला हम लोग चलते हैं sp2 पर। तो sp2 सूत्र क्या होगा? AB3। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3। लोन पेयर 0। संरचना बना के देखते हैं। तो ये हो गया A, और 3 क्या ले लेते हैं? B। तो ये देखोगे तो कैसा है? त्रिकोणीय। कैसा है? त्रिकोणीय। लेकिन समतल में है, प्लेन में है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? त्रिकोणीय समतलीय। कैसा हो गया? त्रिकोणीय समतलीय। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम लोग इसके बंध कोण की बात करें तो देखो, बॉन्ड कितने बने हैं? हमें केवल किससे मतलब है? ए और बी से। बी से मतलब नहीं है, ये बी और बी से बंध बना है। ये बंध होता नहीं है, हम लोग संरचना बना रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो बॉन्ड है ये ए और बी। ए और बी से बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो हमारे पास टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। ए बी एक, ए बी दूसरा, और ए बी तीसरा। ये बी बी बी, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड नहीं है, हमने संरचना बनाई है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3, तो हमने लिख दिया 3। लोन पेयर 0। अब तुम्हें अगर पता हो तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और इससे इस तरह से 3 बिंदु निकल रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पर पूरा कोण कितना बनेगा, तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर सेंटर पर 360 डिग्री का कोण है, तो हमारे पास कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, क्योंकि बंध कितने हैं? 3। बॉन्ड पेयर 3 है तो कोण भी 3 बनेगा। तो एक कोण ये बन जाएगा, और दूसरा ये, और तीसरा ये। तो हमसे पूछ रहा है कि बंध कितना होगा। तो 3 कोण मिला करके 360 डिग्री हो रहा है, तो एक का कितना होगा? 120, यानी 12 तिहाई 36। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है या बंध कोण होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। संरचना कैसी होती है इसकी? त्रिकोणीय समतलीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? सॉरी, इंग्लिश में ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। ये फर्स्ट है, इसी का सेकेंड। संकरण अभी भी sp2 ही है, लेकिन सूत्र इस बार ab2 है। बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है। ठीक है। इस बार बॉन्ड पेयर कितना है? 2, और लोन पेयर 1। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ले ले रहे हैं a को, और इधर पर b, और इधर भी b, और इसका एक ये लोन पेयर। ठीक है। तो अब यहाँ पर
बंध कितने हैं, एक ये बंध है एक ये, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। एक ये लोन पेयर बचा है तो एक लोन पेयर लिख दिए। अब इसको देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी बोलता है कोणीय, इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर, ठीक है। एनसीईआरटी इसको क्या बोलता है, कोणीय। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, संरचना एंगुलर या कोणीय। हिंदी में बोलते हैं कोणीय। तो देखना, जब त्रिकोणीय समतलीय था तो बंध कोण 120 डिग्री का था, लेकिन जब एंगुलर या कोणीय संरचना आई तो बंध कोण 120 से घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि देखो ये है बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, ये इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, ये इधर से भी रिपल्सन करेगा, तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 120 120 120, तो सभी जगह 120 था, लेकिन लोन पेयर ने क्या किया, इसको प्रतिकर्षित किया, इधर भी प्रतिकर्षित, तो 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब जो लोन पेयर वाली ज्यामिति होगी उसका कोण वास्तविक से कम ही आएगा, यानी कि त्रिकोणीय समतली का 120 है तो 120 से हमेशा कम ही आता है। तो जो VSE PR है, ये ज्यामिति होती है VSE PR वाली, इसको क्या बोलते हैं, VSE PR ज्यामिति, यानी कि लोन पेयर है तो भी और नहीं है तो भी अगर ज्यामिति बनाते हैं तो वो VSE PR की ज्यामिति होती है। ये जो होती है ये नॉर्मल ज्यामिति होती है, और इसी को बोलते हैं वास्तविक ज्यामिति, मतलब ऐसी संरचना जिसमें